कभी सोचा है कि जब आप रात को देर से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं तो वो चीज अगले ही दिन आपके दरवाजे पर कैसे पहुंच जाती है? या कोई कार फैक्ट्री लाखों अलग अलग पुर्जों को ठीक उसी वक्त कैसे मैनेज कर लेती है जब उनकी जरूरत होती है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम काम कर रहा है। ये कॉमर्स की दुनिया का आप कह सकती हैं हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं वो इसी दुनिया की बात करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। लेकिन हमारा मकसद यहाँ सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कैसे काम करते हैं, कहाँ पर ये फेल हो जाते हैं और कैसे स्मार्ट कंपनियां इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम सबने कॉलेज में एबीसी एनालिसिस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। लेकिन असल में जब कंपनियां इसे लागू करती हैं तो सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस में जैसा आपने कहा जमीन आसमान का फर्क है। एबीसी एनालिसिस कहता है कि आपके जो ए क्लास आइटम्स हैं, जो शायद सिर्फ 20% हैं, वो आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, तो इन पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। फिर बी क्लास आइटम्स आते हैं जो बीच के हैं, और सी क्लास आइटम्स वो संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं, शायद 50%, लेकिन रेवेन्यू में उनका हिस्सा मुश्किल से 5% होता है। राइट, तो गलती कहाँ होती है फिर? गलती होती है सी क्लास आइटम्स को मैनेज करने में। देखिए, ज्यादातर कंपनियां इन पर उतना ही समय और दिमागी ऊर्जा खर्च करती हैं जितना ए या बी पर। उनकी गिनती करना, उन्हें ट्रैक करना, उनके लिए स्टोरेज स्पेस बनाना, ये सब कुछ उस 5% रेवेन्यू के लिए। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी बर्बादी है। मजे की बात यह है कि स्मार्ट कंपनियां अपने सी क्लास आइटम्स को मैनेज करने के लिए सबसे सरल, मतलब लगभग नजरअंदाज करने वाले सिस्टम बनाती हैं, ताकि वो अपना पूरा फोकस ए आइटम्स पर रख सकें, जहां से असली पैसा आ रहा है। एक मिनट, लेकिन क्या ये तरीका छोटे कारोबारियों को थोड़ा आलसी नहीं बना देगा कि वो अपने 50% प्रोडक्ट्स पर ध्यान ही ना दे? इसमें कोई खतरा नहीं है? क्या पता उन्हीं में से कोई अगला ए आइटम छुपा हो? खतरा तो है, बिल्कुल है, और यहीं पर न्यूआंस आता है। नजरअंदाज करने का यह मतलब नहीं है कि आप उन्हें भूल जाएं। इसका मतलब यह है कि आप उनके मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर दें या इतना सरल बना दें कि उसमें कम से कम एफर्ट लगे। हम आगे टू बिन सिस्टम की बात करेंगे, जो इसी समस्या का एक बहुत शानदार समाधान है। लेकिन एबीसी एनालिसिस का असली मकसद है फोकस तय करना। वो आपको बताता है कि हर रोज सुबह ऑफिस आकर आपको सबसे पहले किस प्रोडक्ट का स्टॉक लेवल देखना है। समझ गई। तो ये एक प्रायोरिटाइजेशन का टूल है। अच्छा, मान लीजिए हमने अपने ए क्लास आइटम्स पहचान लिए, हमारी ऑनलाइन टी शर्ट कंपनी की बेस्ट सेलिंग डिज़ाइन। अब सवाल उठता है कि एक बार में कितनी टी शर्ट्स ऑर्डर करें, और यहीं पर शायद ईओक्यू आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हाँ, ईओक्यू एक क्लासिक फॉर्मूला है। ये उस आदर्श ऑर्डर साइज को खोजने की कोशिश करता है जिससे इन्वेंट्री की जो कुल लागत है वो कम से कम हो। बेसिकली इसमें दो तरह की कॉस्ट्स हैं जिनके बीच एक ट्रेड ऑफ होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब हर बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन, पेपर वर्क, वो सब। बिल्कुल। और होल्डिंग कॉस्ट मतलब उस सामान को अपने गोदाम में रखने का खर्च। और इसमें सिर्फ गोदाम का किराया नहीं आता, बल्कि उस इन्वेंट्री में जो आपका पैसा फंसा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका बीमा, उसके पुराने या खराब होने का खतरा, ये सब शामिल है। तो अगर मैं रोज 10-10 टी शर्ट्स मंगवाती हूँ तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट कम होगी क्योंकि मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए। लेकिन मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आसमान छू जाएगी, है ना, क्योंकि मैं रोज डिलीवरी के पैसे दे रही हूँ। और अगर मैं एक साथ 5,000 टी शर्ट्स मंगवा लूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एक बार लगेगी, लेकिन उन्हें रखने का खर्च मुझे बर्बाद कर देगा। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही पकड़ा। ईओक्यू वो जादुई नंबर खोजने का एक गणितीय तरीका है जहां इन दोनों लागतों का ग्राफ एक दूसरे को काटता है और कुल लागत सबसे कम होती है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। ईओक्यू का मॉडल तो ये मानकर चलता है कि डिमांड स्थिर है, आपको पहले से पता है कि साल में कितनी टी शर्ट्स बिकेंगी, डिलीवरी टाइम भी फिक्स्ड है। आज की दुनिया में जहां एक दिन में डिलीवरी होती है और एक इंस्टाग्राम रील आपकी टी शर्ट की डिमांड को रातों रात 10 गुना बढ़ा सकती है, क्या ईओक्यू जैसा स्थिर मॉडल वाकई काम करता है? ये थोड़ा पुराना नहीं हो गया? ये शानदार पॉइंट है, और ईओक्यू की सबसे बड़ी आलोचना भी यही है। असल दुनिया में डिमांड कभी स्थिर नहीं होती। तो हाँ, अगर आप ईओक्यू को आंख बंद करके लागू करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये बेकार है।
EOQ आज भी एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यह मैनेजर्स को होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच के फंडामेंटल ट्रेड ऑफ के बारे में सोचना सिखाता है। ये एक शुरुआती बिंदु है, एक बेसलाइन। आज की कंपनियां इसे एक स्टैटिक फॉर्मूले की तरह नहीं, बल्कि एक डायनामिक टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं, जिसमें वो नया डेटा लगातार डालते रहते हैं। तो मतलब ये गाइड है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। बिल्कुल। और EOQ की एक और बड़ी कमी है जो हमें अगले कॉन्सेप्ट पर ले जाती है। EOQ पूरी तरह से कीमत और लागत पर आधारित है। लेकिन क्या हर चीज की अहमियत सिर्फ उसकी कीमत से तय होती है? सोचिए, आपकी कार बनाने की फैक्ट्री में एक बहुत महंगी रोबोटिक आर्म है और एक 50 रुपए का खास स्क्रू है जो उसे अपनी जगह पर रखता है। ABC एनालिसिस के हिसाब से वो स्क्रू एक C क्लास आइटम है। EOQ भी शायद कहेगा कि इसे ज्यादा स्टॉक मत करो, लेकिन अगर वो 50 रुपए का स्क्रू खत्म हो जाए तो करोड़ों की मशीन और पूरी प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली। और यही समस्या VED एनालिसिस हल करने की कोशिश करता है। VED, ये क्या है? VED का मतलब है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल वो आइटम्स हैं जिनके बिना आपका काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। वो 50 रुपए का स्क्रू एक वाइटल आइटम है। इनकी कीमत भले ही कम हो, लेकिन इनका स्टॉक हमेशा मेंटेन किया जाता है। समझ गई, मतलब ये नॉन नेगोशिएबल आइटम्स है। हाँ। फिर आते हैं एसेंशियल आइटम्स। इनके ना होने से काम रुकेगा नहीं, लेकिन प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी हो जाएगी या क्वालिटी पर असर पड़ेगा। इनका भी स्टॉक रखना जरूरी है, पर शायद वाइटल जितना ज्यादा नहीं। और आखिर में डिजायरेबल आइटम्स। इनकी कमी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और जरूरत पड़ने पर इन्हें आसानी से बाजार से खरीदा जा सकता है। इनका स्टॉक लगभग 0 रखा जाता है। ये तो एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लग रहा है, जो हमें सेफ्टी स्टॉक के कॉन्सेप्ट पर लाता है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। सेफ्टी स्टॉक वो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है जो आप अनिश्चितता से निपटने के लिए रखते हैं, जैसे सप्लायर की तरफ से डिलीवरी में देरी हो जाए या अचानक से डिमांड बढ़ जाए। VED एनालिसिस आपको ये तय करने में मदद करता है कि किन आइटम्स के लिए ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रखना समझदारी है। आप एक डिजायरेबल आइटम के लिए ज्यादा सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे, लेकिन एक वाइटल आइटम के लिए आप शायद कई महीनों का स्टॉक रखना चाहेंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मुझे अपना एक क्लाइंट याद है, उन्होंने VED एनालिसिस को नजरअंदाज किया था। उनके पास लाखों की इन्वेंट्री थी, लेकिन एक 500 रुपए का वाइटल बेयरिंग नहीं था, और उनकी 2 करोड़ की मशीन 1 हफ्ते तक बंद रही। 1 हफ्ते का नुकसान उस बेयरिंग की जिंदगी भर की सप्लाई से ज्यादा था। ये तो एक जबरदस्त उदाहरण है, लेकिन क्या सेफ्टी स्टॉक रखना लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? लीन तो यही कहता है कि किसी भी तरह की अतिरिक्त इन्वेंट्री एक वेस्ट है, मतलब बर्बादी। तो क्या हम एक तरफ बर्बादी कम करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसे बढ़ा रहे हैं? ये एक क्लासिक बहस है और इसका जवाब है संतुलन। लीन का जो सिद्धांत है वो एक आदर्श दुनिया की बात करता है जहां कोई अनिश्चितता नहीं है, लेकिन असल दुनिया में सप्लायर लेट होते हैं, मशीनें खराब होती हैं, डिमांड बदलती है। सेफ्टी स्टॉक उस अनिश्चितता के खिलाफ आपका बीमा है। सवाल ये नहीं है कि बीमा होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि आपको कितने का बीमा चाहिए। बहुत ज्यादा सेफ्टी स्टॉक आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ाएगा और बहुत कम सेफ्टी स्टॉक आपको प्रोडक्शन रुकने के खतरे में डाल देगा। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है। अब आखिर में नोट्स में एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल सिस्टम का जिक्र है, द 2 bin सिस्टम। ये सुनने में काफी सीधा साधा लगता है और ये उन C क्लास आइटम्स की समस्या से भी जुड़ता है ना, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हाँ, और ये मेरी पसंदीदा तकनीकों में से एक है, क्योंकि ये बहुत ही विजुअल और सहज है। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सबसे पुराने और सरल तरीकों में से एक है, पर आज भी अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। इसमें एक ही आइटम के लिए 2 डिब्बे होते हैं, 2 बिन्स। 2 डिब्बे? तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, आपके पास स्क्रू के 2 डिब्बे हैं, एक आगे और एक पीछे। आप हमेशा आगे वाले डिब्बे से स्क्रू इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन आगे वाला डिब्बा खाली होता है, वही आपका रीऑर्डर करने का सिग्नल है। आपको कोई गिनती नहीं करनी, कोई सॉफ्टवेयर चेक नहीं करना, वो खाली डिब्बा ही आपका रीऑर्डर कार्ड बन जाता है। और इस बीच काम कैसे चलता है जब तक नया ऑर्डर नहीं आ जाता? उसके लिए पीछे वाला डिब्बा है। उस दूसरे डिब्बे में इतना स्टॉक होता है जो नया ऑर्डर आने तक के लिए काफी हो, जिसे हम लीड टाइम डिमांड कहते हैं। जब नया स्टॉक आता है तो आप पीछे वाले डिब्बे को भरकर आगे रख देते हैं और जो डिब्बा आप इस्तेमाल कर रहे थे उसे भरकर पीछे। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। अच्छा, तो 2 bin सिस्टम का मतलब है कि मेरे पड़ोस की हार्डवेयर की दुकान जो कीलों और नट्स के लिए 2 डिब्बे रखती है, वो असल में एक जानी मानी इन्वेंट्री तकनीक इस्तेमाल कर रही है।
मुझे तो हमेशा लगता था कि ये बस उनका अपना जुगाड़ है। बिल्कुल, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये उन छोटे और सस्ते सी क्लास आइटम्स के लिए परफेक्ट है, जहां हर एक यूनिट को ट्रैक करने का खर्च उस यूनिट की कीमत से ज्यादा होगा। ये दिमागी बोझ कम करता है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अगर हम इन सभी तकनीकों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ अलग-अलग फॉर्मूले नहीं है, ये एक पूरी सोच है। ABC एनालिसिस आपको बताता है कि कहाँ फोकस करना है। EOQ उस फोकस के अंदर लागत को कैसे संतुलित करना है, ये सिखाता है। VED हमें याद दिलाता है कि लागत ही सब कुछ नहीं है, क्रिटिकलिटी भी जरूरी है। और 2 बिन सिस्टम जैसे तरीके दिखाते हैं कि कभी-कभी सबसे सरल समाधान ही सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उस छुपे हुए लॉजिक को दिखाता है जो किसी भी स्टोर या फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाता है। ये बर्बादी को कम करने और ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि ग्राहकों को वो मिले जो वो चाहते हैं जब वे चाहते हैं। कोई एक तरीका हर स्थिति के लिए सही नहीं होता। एक अच्छी इन्वेंट्री रणनीति इन सभी तरीकों का एक स्मार्ट मिश्रण इस्तेमाल करती है। ये वाकई एक जटिल पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसके कई अलग-अलग हिस्से हैं और हर हिस्से का अपना एक मकसद है। उनका अनुमान लगाया जा सकता था। आज हम एक ऐसी दुनिया में जहां एक वायरल टिकटॉक वीडियो रातों रात किसी प्रोडक्ट की मांग को 1000 गुना बढ़ा सकता है। सप्लाई चेन पहले से कहीं ज्यादा ग्लोबल और नाजुक है। ऐसे में क्या ये पारंपरिक मॉडल अभी भी पर्याप्त है, या कंपनियों को AI और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके पूरी तरह से नए, ज्यादा लचीले और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले सिस्टम बनाने की जरूरत है, जो शायद इन पुराने नियमों को पूरी तरह से बदल दे?